हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एसएससी जेईई मेंस के प्रैक्टिस सेशंस में, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट पर। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस आर गोइंग टू बी ऑफ गेट और आईएएस लेवल, जैसे क्वेश्चन एसएससी जेईई मेंस में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि एक हमारे पास ऐसा ही एक बैच ऑलरेडी एईसी प्लस एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है, जहां पर आपको प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन के सेशंस भी मिल रहे हैं, जहां पर आप अपना रिवीजन कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड टू यू, प्रैक्टिस सेशंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और साथ में डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स भी हैं। ठीक है, तो ये पूरा सेशन आप जो है देखते चले जाइए। यू विल गेट टू नो कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, सो दैट योर प्रिपरेशन बिकम्स कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर। चलिए, सो इनटू दिस लेक्चर नंबर 1 ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक सीमेंट। कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन गेट और आईएएस में पूछे गए हैं, एग्जैक्टली वैसे ही हम इस सेशन को लेकर चलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। जनरली ऐसे ही क्वेश्चन जनरली गेट आईएएस में आते हैं। एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो हमारे पास फाइननेस ऑफ सीमेंट, सेटिंग टाइम, साउंडनेस और वर्केबिलिटी, मतलब कि ये हमारे पास टेस्टिंग से रिलेटेड है। लिस्ट 1 में टेस्ट परफॉर्म जो हम करते हैं उस पर बेस्ड है, और उसके लिए क्या क्या एपरेटस जनरली यूज किए जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द फाइननेस ऑफ द सीमेंट, तो फाइननेस ऑफ सीमेंट कैसे पता की जाती है? वी डू नो कि फाइननेस ऑफ सीमेंट एयर परमेबिलिटी एपरेटस से पता की जाती है। एयर परमेबिलिटी एपरेटस के अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी टेस्ट, इफ यू टॉक अबाउट ब्लेन्स, या फिर आप बात कर लो नर्स मेथड, ये हमारे पास जो है वो दोनों तरीके के एयर परमेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा फाइननेस पता करना है तो हम आईएएस सीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इफ यू टॉक अबाउट, हम अगर फाइननेस पता ही कर रहे हैं तो फाइननेस ऑफ द सॉइल पार्टिकल हम जो है वो वैगनर टर्बिडिटी से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। फाइननेस ऑफ सीमेंट ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी टेस्ट से पता करेंगे, जहां पर स्पेसिफिक सरफेस एरिया हमारे पास हम रेफर करते हैं फाइननेस को विथ रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सीमेंट पार्टिकल्स ऑफ सर्टेन मास। तो एरिया पर यूनिट मास हमारे पास जो भी कवर होगा हमारे सीमेंट सैंपल के द्वारा, उसी से हम उसकी फाइननेस को बताने की कोशिश करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हो गया 3। अगर पहला 3 है तो फिर ए और डी गलत हो जाएंगे। बात करते हैं सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए विकेट्स निडल होता है, जिसमें कि हमारे पास हम इसे 3 चीजें पता कर सकते हैं। हम कंसिस्टेंसी पता कर सकते हैं, विकेट्स निडल की बात चल रही, मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से विकेट्स एपरेटस की। तो विकेट्स एपरेटस से हम पता कर सकते हैं क्या क्या? कंसिस्टेंसी, या इनिशियल सेटिंग टाइम, या फाइनल सेटिंग टाइम। अगर वो विकेट्स निडल की जगह विकेट्स एपरेटस लिखता तो तीनों आंसर मतलब हमारे पास चांस बनता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए विकेट्स प्लंजर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बात करें आईएसटी के लिए तो यहां पर नीडल, स्क्वायर नीडल की बात चलती है, और एफएसटी के लिए इफ यू टॉक अबाउट तो हमारे पास यहां पर एनुलर कॉलर की बात चलती है। क्लियर है बात? चलिए, तो हमारे पास यहां पर सेटिंग टाइम के लिए विकेट्स एपरेटस वुड बी द करेक्ट आंसर। बी के लिए 2 सही है, तो अगर बी के लिए 2 सही है तो हमारे पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों हो सकते हैं। चूंकि ये कैंसल आउट हो चुका है तो हमारे पास यहां पर ओनली वन ऑप्शन इज रिमेनिंग, दैट इज द ऑप्शन सी, बाकी गलत हो जाता है। साउंडनेस के लिए फिर टॉक अबाउट, तो साउंडनेस के लिए ली चैटलियर एपरेटस होगा हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं कि ली चैटलियर एपरेटस के अलावा भी ऑल्सो हैव ऑटोक्लेव टेस्ट, ऑटोक्लेव मेथड कह सकते हैं। वर्केबिलिटी जनरली सीमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो हमारे पास यहां पर वर्केबिलिटी रिलेटेड है हमारे कंक्रीट से। कंक्रीट की वर्केबिलिटी को हम स्लम कोन से पता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है कॉम्पैक्शन फैक्टर, इसके अलावा हमारे पास है रेफर्ड एज फ्लो टेबल,
इसके अलावा हमारे पास है अगला मेथड रेफर्ड एज, वी कैन कॉल इट एज वीबी कंसिस्टोमीटर। तो पहले वाले का ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाना चाहिए, ए के लिए 3 हो गया, बी के लिए 2 हो गया, सी के लिए 1 हो जाएगा और डी के लिए 4 हो जाएगा। सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड इज, कितना रिक्वायर्ड होगा। देखो दो इंफॉर्मेशन जो पता होना चाहिए, जब हम सीमेंट के साथ हम पानी को मिलाते हैं तो यहां पर हमारे पास सवाल पूछने के दो तरीके बन जाते हैं कि हमारे पास ये पानी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। अगर मैं बात करूं फॉर केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के लिए हमें C3S और C2S के लिए जितना पानी चाहिए होता है रिएक्शन के लिए, अल्टीमेटली हम उसी को रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इक्वल टू 23% बाय वेट ऑफ सीमेंट, बाय वेट ऑफ द सीमेंट। और अगर हम बात करें फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन, तो फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए जहां पर आपको केमिकल रिएक्शन का पानी तो चाहिए ही चाहिए, आपको साथ में जो पानी जेल पोर्स में ट्रैप हो जाता है वो भी लगेगा। तो अब आपके पास पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 23% प्लस 15% विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 38% बाय द वेट ऑफ द सीमेंट। तो पूछा है यहां पर कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना पानी चाहिए, तो दैट विल बी नियर अबाउट 38%, मतलब कहां पर लाए करना चाहिए 0.38 बट लेस देन 0.45। आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी शुड बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमसे, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज अप्रोक्सीमेटली व्हाट। तो ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाला जो स्लैग होता है, ये स्लैग एक्चुअली में है क्या। ये स्लैग हमारे पास जो है वो वेस्ट है। जब हमने कोई आयरन ओर को हमने वहां पर हीट करके उसमें से आयरन बाहर निकाल ले, तो जो हमारे पास वेस्ट बचता है उसी को स्लैग कह रहे हैं। अब ये स्लैग है हमारे पास, ये स्लैग क्या होता है, एक बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करा जाता है, बर्निंग कराते हैं। बर्निंग कराने के बाद इसको हम क्या करते हैं, सडन कूलिंग कराते हैं, सडन कूलिंग इन वाटर। तो ये हमारे पास प्रोसेस बनती है रेफर्ड एज क्वेंचिंग, और क्वेंचिंग करने से इसके अंदर आ जाती है ब्रिटलनेस, और ब्रिटलनेस जब आती है तो ये बन जाता है हमारे पास बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसको फाइन पाउडर में ग्राइंड कर पाते हैं। जब फाइन पाउडर में ग्राइंड करते हैं तो इसको देखते हैं तो समझ में आता है कि जो हमने आयरन ओर में से आयरन बाहर कर लिया, बची मिट्टी है, तो वो मिट्टी ही तो है। और जब हम हमारे पास मिट्टी का कंपोजिशन देखते हैं, सीमेंट का कंपोजिशन देखते हैं, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है लाइम, वहां हमें देखने को मिल रहा है सिलिका, वहां देखने को मिल रहा है एल्यूमिना, वहां देखने को मिल रहा है हमारे पास अदर ऑक्साइड्स, जिनमें से प्रपोर्शन जैसा मिट्टी में होता है ऑलमोस्ट वैसा ही मिल रहा है। द लाइम इज प्रोपोर्शनली नियर अबाउट, मान लेते हैं 44% के बराबर होता है, सिलिका इज नियर अबाउट 33% के बराबर, एल्यूमिना इज नियर अबाउट 13-14% के बराबर। तो ये हमारे पास जो है कुछ इतनी मात्रा में जाता है, और ऑक्साइड हमारे पास मान लेते हैं कुछ नियर अबाउट 5-6% के बराबर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास हम अगर पूछे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में क्या क्या होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब लाइम की बात चल रही, CaO कितना होगा, नियर अबाउट 40-45% है, 42% है। तो 50% हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, यहां लिखा है 45%, यहां लिखा है 25%, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर ये गलत हो गया, फिर यहां पूछा है हमारे पास एल्यूमिना, तो ऑलमोस्ट सही रेंज में जा रहा है। क्या सिलिका सही रेंज में जा रहा है, सिलिका अगर गलत रेंज में जा रहा है तो ये हटा दो। सल्फर और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स ये कुछ परसेंट में होते हैं, 25%, ये भी गलत जा रहा है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। कैल्शियम ऑक्साइड 20%, कंप्लीटली रॉन्ग। एल्यूमिना 50%, कंप्लीटली रॉन्ग। आंसर क्या होगा, सिर्फ ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ये देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड 34 से 45% तक जा सकता है, सिलिका 27 से 38% तक जा सकता है, एल्यूमिना 7 से 12% तक जा सकता है, अप्रोक्सीमेटली 13%। बाकी के ऑक्साइड्स हैं तो इनकी मात्रा हमारे पास 5-6% तक जा सकती है। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए कि कैसे हमारे पास ये बनता है। Which of the following pairs is in respect of ordinary Portland cement are correctly measured? हमारे पास ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के रिस्पेक्ट में क्या करेक्टली मेजर है। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट के बराबर होता है,
क्या होता है इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है? हमारे पास मूवमेंट, ये वो मूवमेंट है व्हेन सीमेंट स्टार्ट्स लूजिंग क्या? प्लास्टिसिटी। जब वो प्लास्टिसिटी खोना चालू करती है, यही वो समय होता है। फाइनल सेटिंग टाइम क्या 10 घंटे होता है? बिल्कुल होता है। मूवमेंट व्हेन सीमेंट फुल्ली, कंप्लीटली लिख सकता हूं लेकिन छोटा पड़ रहा है तो लिख देता हूं, फुल्ली लॉस्ट इट्स प्लास्टिसिटी। अब इसके अंदर शेप में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये हमारे पास बनता है फाइनल सेटिंग टाइम। ये भी सही लिखा है, ये भी सही लिखा है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? वो मॉइस्चर कंटेंट जिसपे हमारे पास कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो और बेस्ट रिजल्ट निकल कर आए। जो कि 10% लिखा है वो गलत है, तो ये गलत है। नियर अबाउट हमारे पास ये 20, 30, 35% के लगभग आता है। तो हमारे पास यहां पर कौन कौन सा सही दे रखा है इसमें से? फ्रॉम द गिवन कोड्स बिलो 1 and 2 आर करेक्ट, थर्ड गलत है। तो ओनली बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, बाकी की इंफॉर्मेशन समझ लो। नॉर्मल कंसिस्टेंसी हमारे पास 20 से 30% ऑफ द वेट ऑफ वाटर, 20 से 30% ऑफ द वेट ऑफ वाटर ने 20 से 30% ऑफ द वेट ऑफ सीमेंट के बराबर होता है। ठीक है, ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है। टेस्टिंग करते दौरान सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं तो वाटर कंटेंट 0.85 टाइम्स ऑफ दी नॉर्मल कंसिस्टेंसी के बराबर का पानी लेके चला जाता है। कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट करते हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो उस केस में कितना पानी लेके चला जाता है? तो दैट इज इक्वल टू नॉर्मल कंसिस्टेंसी डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3.5% ऑफ किसका? तो उसका हमारे पास जो है वो सैंड प्लस सीमेंट, इन दोनों का मिलाकर जो परसेंटेज बनेगा वो लेके चला जाता है। सिमिलरली टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में P/5 प्लस 2.5 ऑफ क्या? सैंड प्लस सीमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साउंडनेस टेस्ट के अंदर कितना पानी लेके चला जाता है? तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 0.78 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल कंसिस्टेंसी के बराबर तक का पानी लेके चला जाता है। सो ये बातें ध्यान रखिएगा। हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय फ्यूजिंग टुगेदर अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? हाई एल्यूमिना सीमेंट, एल्यूमिना कंटेंट हाई होने से आपको ये लग रहा होगा कि यहां पर C3A का फॉर्मेशन होगा, लेकिन हाई एल्यूमिना कंटेंट होने से C3A का फॉर्मेशन नहीं होता। यहां पर बनता है हमारे पास Ca, कैल्शियम, हमारे पास मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट बनता है। क्या बनता है? मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट। दिस इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये बनता है मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो इसकी वजह से हमारे पास जो है वो क्या नहीं होता? हमारे पास यहां पर जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट तो होती है, कैल्शियम एल्यूमिनेट है तो सही, लेकिन इससे हमारे पास फ्लैश सेटिंग की कंडीशन नहीं बनती, एडवर्स इफेक्ट नहीं क्रिएट होता, एडवर्स इफेक्ट क्रिएट नहीं होता। तो हम एल्यूमिना कंटेंट बढ़ाकर क्या हाई एल्यूमिना सीमेंट बनाते हैं? नहीं, हम यहां पर लाइमस्टोन की जितनी मात्रा होती है उतनी मात्रा का बॉक्साइट मिलाते हैं। तो लाइम हमारे पास होता है नियर अबाउट 40% के बराबर, और हमारे पास यहां पर इफ यू टॉक अबाउट मिलाते हैं इसमें बॉक्साइट जो कि नियर अबाउट होता है 40% के बराबर। बाकी इसमें मिलाया जाता है 15% के बराबर हमारे पास आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड मिलाया जाता है, और इसमें रिमेनिंग जो है वो 5% मिलाया जाता है इसके अंदर सिलिका। तब जाकर बनती है हाई एल्यूमिना सीमेंट, जिसमें जिप्सम मिला देंगे तो ये डिले कर देगा सेटिंग प्रोसेस को। हाई एल्यूमिना सीमेंट रैपिड इवोल्यूशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन करता है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी जनरेट करता है, और हाई एल्यूमिना सीमेंट के अंदर कंडीशन बनती है कि यहां पर हम बहुत अच्छा केमिकल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, रिएक्शन टू दी एसिड्स हम बहुत अच्छे तरीके से रेजिस्ट कर पाते हैं। तो लाइमस्टोन में जिप्सम और क्ले मिला देना ये तो पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, लाइमस्टोन में जिप्सम मिला देना, बॉक्साइट मिला देना, क्ले और चौक, तो क्ले और चौक हमारे पास, चौक और लाइमस्टोन दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। क्ले नहीं मिलाया जाता हमारे पास, साथ में जिप्सम और बॉक्साइट एक साथ नहीं मिलाए जाएंगे। आंसर क्या बनना चाहिए? ओनली ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? तो हम जब हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट की बात कर रहे हैं तो वो कैसे मिलेगी? हाई अर्ली स्ट्रेंथ करने के लिए हमें रिएक्शन को फास्ट करना पड़ेगा। रिएक्शन को फास्ट, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइन ग्राइंडिंग कर सकते हैं, फाइन ग्राइंडिंग कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारे पास क्या स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ता है, तो रेट ऑफ क्या बढ़ता है हमारे पास? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ जल्दी मिलेगी, बात सही है। डिक्रीजिंग द लाइम कंटेंट, लाइम कंटेंट अगर कम कर दोगे
तो इससे हमारे पास C3S और C2S दोनों ही कम बन जाएंगे और इससे हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जनरेट करना मुश्किल हो जाएगा और हमारे पास लाइम कंटेंट कम कर देंगे तो C3S और C2S कम हो जाएगा और इनके कम हो जाने से यही तो स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। C3S बन ही नहीं पाएगा, इतनी मात्रा में नहीं बन पाएगा, तो इसलिए भी हमारे पास जो है वो ये रीजन नहीं हो सकता। बर्निंग एट हायर टेम्परेचर, तो हायर टेम्परेचर पे बर्न करने से हमारे पास C3S फॉर्मेशन इज सपोर्टेड। इसकी वजह से जब हम हायर टेम्परेचर बर्न करते हैं तो C3S के बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए हमारे पास C3S की मात्रा ज्यादा बनेगी एज कंपेयर टू C2S, तो हाई अर्ली स्ट्रेंथ मिलने के चांसेस हैं और ये डिग्री ऑफ बर्निंग भी इंप्रूव करता है। तो प्रॉपर फ्यूजिंग होगी हमारे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स की और हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड, तो बात सही है। अगला पूछा है इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम, तो जिप्सम की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास सेटिंग को रिड्यूस कर देगा। सेटिंग को रिड्यूस कर देगा तो अर्ली स्ट्रेंथ जो है वो नहीं मिल पाएगी और अर्ली स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी तो ऐसे में हमारे पास यहां पर हम इसको भी गलत कर देते हैं, तो 1 और 3 सही हो जाना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा था टेम्परेचर रेंज इन सीमेंट किल इज, तो सीमेंट किल में टेम्परेचर रेंज कितनी जाती है? तो सीमेंट किल की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग प्रोसेसेस है हमारे पास, ड्राई प्रोसेस और बात आती है वेट प्रोसेस की। दोनों में टेम्परेचर रेंज अलग आती है। इनटू द ड्राई प्रोसेस में बात करें तो 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और वेट प्रोसेस में विल हैव टू गो मच हायर, तो 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे। तो रेंज क्या बननी चाहिए? 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस शुड बी दी करेक्ट रेंज। क्लियर है बात? आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर, तो जब भी हम सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट की बात करेंगे तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? सीमेंट प्लस वाटर का पेस्ट बनाना पड़ेगा और सीमेंट प्लस वाटर का पेस्ट बनाने के पहले हमें वाटर की मात्रा कितनी डालना है ये कौन बताएगा? कि कितनी मात्रा लगेगी पानी की वो कौन बताएगा? कंसिस्टेंसी टेस्ट बताएगा। कौन बताएगा? कंसिस्टेंसी टेस्ट बताएगा। और कंसिस्टेंसी टेस्ट से पता चलता है कि जितनी मात्रा हमें एक सही पेस्ट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट सही पेस्ट बनाने के लिए चाहिए, वो कंसिस्टेंसी टेस्ट बताएगा। और कंसिस्टेंसी टेस्ट से पता चलेगा कि पानी कितना डालना है और उसी के रिस्पेक्ट में यहां पर पानी डालना होता है कितना? 0.85 टाइम्स ऑफ पी। कंसिस्टेंसी टेस्ट में जो हमारे पास प्लंजर होता है वो प्लंजर को हम फॉल कराते हैं ऑनटू द सरफेस ऑफ द सीमेंट पेस्ट और वो हमारे पास कितना पेनिट्रेट कर जाता है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो हमारे पास 3 सेकंड के अंदर, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 सेकंड 33 टू 35 mm तक पेनिट्रेट करना चाहिए। अगर वो इतना पेनिट्रेट, इससे ज्यादा पेनिट्रेशन कर जाता है तो हमें पानी की मात्रा थोड़ी कम करनी पड़ेगी। नहीं कर पाता इतना पेनिट्रेट तो पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। एग्जैक्ट 33 से 35 mm तक का पेनिट्रेशन शो करे उस मॉइस्चर कंटेंट को कहा जाएगा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो सेटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म करने से पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से पता करना है कौन सा सही है। टेस्ट ऑन सीमेंट पेस्ट टू डिटरमाइन द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम्स आर डन एट नॉर्मल कंसिस्टेंसी कंडीशन। तो आईएसटी और एफएसटी करने से पहले हम कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं और कंसिस्टेंसी टेस्ट में मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो हमारे पास कितना होता है? P इज इक्वल टू हमारे पास नियर अबाउट 30 to 34% बाय वेट ऑफ सीमेंट, इतना लगभग होता है। तो क्या हम जब आईएसटी और एफएसटी परफॉर्म करते हैं तो यहां पर हम पानी कितना लेते हैं? यहां पर पानी लेते हैं इक्वल टू 0.85 टाइम्स ऑफ पी।
तो यहां पर टेस्ट ऑन सीमेंट पेस्ट टू डिटरमाइन आईएसटी एंड एफएसटी आर डन एट नॉर्मल कंसिस्टेंसी कंडीशन, नहीं। अब जरा समझो, नॉर्मल कंसिस्टेंसी कंडीशन बोला है, वाटर कंटेंट नहीं बोला है। अगर वाटर कंटेंट बोलता तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। उसने नॉर्मल कंसिस्टेंसी कंडीशन बोला है, तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी कंडीशन में टेस्ट की कंडीशन पे बात करनी है कि हम टेम्परेचर कितना रखना है, हमें ह्यूमिडिटी कितनी रखना है, हमें टेस्ट करते वक्त प्लंजर को कितनी डेप्थ तक लेके जाना है, नीडल को कितनी डेप्थ तक लेके जाना है। वो सारी चीजें सेम है ना दोनों के केस में, अंतर सिर्फ कितना है, वाटर कंटेंट का अंतर है। तो अगर वाटर कंटेंट की बात नहीं बोल रहा है और कंडीशन की बात कर रहा है तो बात सही है, क्या दिक्कत है उसमें। और जब हम बात कर रहे हैं लो हीट सीमेंट हैज हायर परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, तो ये गलत है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है, विच इज नियर अबाउट ऑफ, हमारे पास कह सकते हैं 865 जूल्स पर ग्राम के बराबर, और वो जो कि बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में लो हीट सीमेंट में परसेंटेज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का ज्यादा नहीं रख सकते, वो बहुत ही कम होना चाहिए। C3S और C3A दोनों की ही मात्रा हमारे पास जो है वो काफी कम होना चाहिए, इवन लेस देन 5%। तो लो हीट सीमेंट इज हाई परसेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये गलत हो जाएगा। पहला सही दूसरा गलत, मतलब पहला होना चाहिए और दूसरा नहीं होना चाहिए, पहला होना चाहिए दूसरा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला होना चाहिए और दूसरा नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। पहला होना चाहिए दूसरा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। पहला होना चाहिए और दूसरा नहीं होना चाहिए, यहां दिखाई दे रहा है। तीसरे को पढ़ते हैं जरा, हाई अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट, मतलब लगभग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात कर रहा होगा, ठीक है, लगभग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात कर रहा होगा। कंटेन्स अ लार्जर परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड लोअर परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, बात बिल्कुल सही है। हम अगर C3S की मात्रा बढ़ाएंगे और C2S की मात्रा कम करेंगे तो अर्ली स्ट्रेंथ अच्छी मिल जाएगी, ज्यादा मिल जाएगी, और फिर हमारे पास जो बाकी की बची हुई स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे मिलती चली जाएगी। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर हम ओपीसी में क्या करते हैं, हम थोड़ी सी मात्रा में फाइन ग्राइंडिंग कर देते हैं, जिससे रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाता है, या C3S की मात्रा ज्यादा कर लेते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। आंसर ये सही लिखा हुआ है, तो 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल पूछा है हमसे, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट है, लिस्ट 2 में टेस्टिंग एपरेटस है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। स्पेसिफिक ग्रेविटी जब भी सीमेंट की पता लगाई जाती है तो उसके लिए ली चैटलियर फ्लास्क हमारे पास जो है वो यूज होता है। और या ध्यान रखिएगा, हमारे पास ली चैटलियर एपरेटस भी होता है, और ली चैटलियर एपरेटस यूज होगा साउंडनेस के लिए, ली चैटलियर फ्लास्क होगा हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। इफ टॉक अबाउट द सेटिंग टाइम टेस्ट, तो सेटिंग टाइम टेस्ट हमें परफॉर्म करना होता है किससे, विकेट्स एपरेटस से। सेटिंग टाइम टेस्ट किससे परफॉर्म करना होगा, विकेट्स एपरेटस से करना होगा। साउंडनेस टेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये हम हमारे ली चैटलियर एपरेटस से भी कर सकते हैं और ऑटोक्लेव से भी कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट दी फाइननेस टेस्ट, तो ये ब्लेंस एपरेटिस से भी हो सकता है, नर्स मेथड से भी हो सकता है, वैगनर टर्बिडिटी से भी हो सकता है, या फिर हम कहें तो हमारे पास वी कैन ऑल्सो परफॉर्म इट बाय द सीव एनालिसिस। लेकिन अभी हमारे पास द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ब्लेंस एयर प्रोबेबिलिटी टेस्ट। आंसर क्या हो जाना चाहिए यहां से, हमारे पास ए का 2 और बी का 5। तो ए का 2 और बी का 5 यहां पर मैच खा रहा है और यहां मैच खा रहा है, बाकी गलत हो जाते हैं। फिर सी का 4 और डी का 1, तो सी का 4 और डी का 1 यहां पर मैच खा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या बचा, सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला पूछा है, इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट की फाइननेस बढ़ने से क्या क्या होता है। फाइननेस के बढ़ने से हमारे पास सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो इससे स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो इससे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, तो इससे हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगी, इससे हमारे पास रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और ऐसे में हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगी, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ में क्रैकिंग के चांसेस भी बढ़ेंगे।
श्रिंकेज के चांसेस भी बढ़ेंगे। फाइननेस ज्यादा कर देते हैं तो ब्लीडिंग जो है वो हमारे पास होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास पार्टिकल इधर उधर भागेंगे नहीं। इसके अलावा अगर बात करें तो फाइननेस ज्यादा होने से और क्या हमारे पास कंडीशन बन सकती है, तो फाइननेस ज्यादा होने से प्री हाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अब पूछा है किससे होगा क्या, फाइननेस बढ़ने से रिड्यूसेस द रेट ऑफ स्ट्रेन डेवलपमेंट, ये तो गलत है, रिड्यूस तो नहीं हो सकता। डिक्रीजेस द रेट ऑफ स्ट्रेन डेवलपमेंट, ये भी नहीं हो सकता। इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ, इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेन डेवलपमेंट, ये बात सही है। एंड रिड्यूसेस द रेट ऑफ डिटोरिएशन, तो रेट ऑफ डिटोरिएशन कम कैसे होगा, बल्कि क्रैकिंग और श्रिंकेज बढ़ने के चांसेस तो डिटोरिएशन के बढ़ने के चांसेस होंगे ना हमारे पास, तो ये भी नहीं हो सकता। दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट वन। इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेन डेवलपमेंट एंड लीड टू हायर श्रिंकेज, श्रिंकेज बढ़ेगा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ेगी, श्रिंकेज बढ़ेगा, क्योंकि क्रैकिंग बढ़ रही है, हीट ज्यादा होने से श्रिंकेज होने के चांसेस है। आंसर क्या हो जाना चाहिए, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, द टेस्ट ऑन सीमेंट डिजाइन टू एक्सिलरेट द स्लैकिंग प्रोसेस। हमारे पास द टेस्ट ऑन सीमेंट डिजाइंड टू एक्सिलरेट द स्लैकिंग प्रोसेस, स्लैकिंग का मतलब होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, और ऐसा टेस्ट सीमेंट के ऊपर जो स्लैकिंग प्रोसेस को एक्सिलरेट कर दे ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट एंड टू डिटरमाइन द रिजल्टिंग एक्सपांशन इन अ शॉर्ट टाइम इज। तो देखो हमारे पास जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट, एक होता है हमारा ऑटोक्लेव और एक होता है हमारे पास हमारा ली चैटलियर एपरेटस। ली चैटलियर एपरेटस के अंदर भी सेम तरीका होता है। ली चैटलियर हमारे पास जो एपरेटस होता है इसके अंदर हम सीमेंट का पेस्ट फिल करते हैं, फिर इसको हम गर्म पानी में रखते हैं और फिर हम इसको जो है वो प्रोसेस को एक्सेलरेट कराते हैं, हाइड्रेशन की प्रोसेस को एक्सेलरेट कराते हैं, ताकि जल्दी से हमारे पास ये अगर इसमें फ्री एक्सेस लाइम रहा तो वो इसमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन शो करेगा और पता चलेगा कि दो आर्म्स हैं उनके बीच में गैप कितना बढ़ रहा है, तो वो हमारे पास जो है वो हम एक्सेलरेट कराते हैं। एक और तरीका है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन एक्सेलरेट करने, जो कि ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के अंदर हम स्टीम की मदद से, हम हाई टेम्परेचर स्टीम की मदद से हम हमारे सीमेंट के हाइड्रेशन के इफेक्ट को, हाइड्रेशन के प्रोसेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन के दौरान फ्री लाइम रहा तो कितना एक्सपांशन होने को देखा जा सकता है। तो एक्सेलरेट किया गया हमारे सीमेंट के हाइड्रेशन के प्रोसेस को, जहां पर हमारे पास स्लैकिंग होने के चांसेस अगर हुए तो पता चल जाएंगे। तो सेटिंग टाइम टेस्ट में नहीं होता ऐसा, साउंडनेस टेस्ट में ऐसा होता है, नॉर्मल कंसिस्टेंट टेस्ट में नहीं होता, एक्सेलरेट टेस्ट कुछ नाम नहीं होता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अलग अलग स्टेटमेंट पूछे गए हैं हमसे। हाई एल्यूमिना सीमेंट पे बात चल रही है। हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में अभी हम लोगों ने देखा, बॉक्साइट मिलाया जाता है लाइमस्टोन के साथ में आयरन ऑक्साइड, और साथ में हमारे पास जो है वो हमारा सिलिका। कैल्शियम हमारे पास ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट नहीं बनता, यहां बनता है हमारे पास क्या, हमारा जो कि है रेफर्ड एज मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसमें कि हमारे पास एल्यूमिना का परसेंटेज अच्छा खासा हो जाता है, जिससे कि हमारे पास हमारी सीमेंट में अच्छा खासा रिफ्रैक्टरीनेस बनती है, अच्छा खासा थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, अच्छा खासा हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस टू दी केमिकल अटैक बनता है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस टू दी, वी कैन रेफर इट टू एज एसिड अटैक बनता है। और ऐसे में हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत अच्छी डेवलप होती है, नियर अबाउट 20 to 25% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ 24 घंटे में बन जाती है, विच इज अ वेरी रैपिड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहां पर हमारे पास हाई एल्यूमिना सीमेंट में हैज हाई अर्ली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन देन ओपीसी 43 ग्रेड, बिल्कुल सही बात है, ये परफेक्ट एकदम। इट इज नॉट सुटेबल टू बी यूज इन कोल्ड रीजन, ये गलत लिखा हुआ है। क्यों, कोल्ड रीजन में हमारे पास टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो टेम्परेचर बहुत कम होने से हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन, या फिर हम बात करें हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को रिड्यूस कर देता है। तो यहां पर हमें ऐसी ही सीमेंट चाहिए जिसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो, जो कोल्ड टेम्परेचर को हमारे पास उसके इफेक्ट को रिड्यूस करा के, उसके इफेक्ट को नलीफाई कराकर वहां पर हमारे पास जो है वो प्रॉपरली हीट, सॉरी
हाइड्रेशन रिएक्शन कराकर सीमेंट स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन कर ले। तो ये वाला कंडीशन हमारे पास सुटेबल होता है। यहां पर उल्टा लिखा हुआ है, तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। आंसर क्या हो जाना चाहिए? ए शुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हेन सीमेंट इज टेस्टेड फॉर सेटिंग टाइम ऑन गेजिंग इट शोज क्विक सेटिंग। गेजिंग का मतलब क्या होता है? आपने सीमेंट में पानी मिलाया, मिक्सिंग करी, मिक्सिंग करने के बाद आपने सीमेंट को फिल कराया अपने एपरेटस के अंदर, और फिल कराने के बाद जब आप प्लंजर को यहां पर टेस्टिंग के लिए रेडी कर पाते हो, इतने में जो समय गया उसे कहते हैं गेजिंग टाइम। तो व्हेन सीमेंट इज टेस्टेड फॉर सेटिंग टाइम ऑन गेजिंग इट शोज क्विक सेटिंग। गेजिंग करते वक्त ही क्विक सेटिंग शो कर दी। गेजिंग करने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं कि मिक्सिंग कर रहे हो, मोल्ड में फिल कर रहे हो और टेस्टिंग के लिए रेडी कर रहे हो, तो इसमें क्विक सेटिंग दिखा दी। दिस फिनोमिना इज नोन एज फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट। किसकी वजह से आया ऐसा? ये फ्लैश सेटिंग किसकी वजह से आया? C3 की वजह से आता है, C3A की वजह से आता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट तो कराता ही कराता है। क्या ट्राई कैल्शियम सिलिकेट करा पाता है? नहीं। ये सिर्फ क्या होता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनिंग। ये रिस्पॉन्सिबल है सेटिंग के लिए और ये रिस्पॉन्सिबल है हार्डनिंग के लिए। सेटिंग और हार्डनिंग बोथ आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सेटिंग का मतलब होता है ओनली दी हमारे पास प्रोसेस ऑफ अटेनमेंट ऑफ द शेप। हार्डनिंग का मतलब होता है शेप अटेनमेंट के साथ साथ उसके अंदर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी हो जाना। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का काम है हार्डनिंग का, इसका काम है सेटिंग का। यहां पे बात सिर्फ सेटिंग की चल रही है। अल्कलीज इन सीमेंट, कई तरह के ऐसे हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं हमारे सीमेंट में विच कैन ऑल्टर द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। तो हमारे पास फ्लैश सेटिंग कराने के लिए अल्कलीज भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। 1 and 2 आर गोइंग टू बी द करेक्ट वन। आंसर हमारे पास जो है वो क्या हो जाना चाहिए? सी शुड बी द करेक्ट आंसर। Alkalis are present in cement normally as sulfates. In cement having high K2SO4 reaction between K2SO4 and gypsum in the presence of water can produce KCS2H. Precipitation of KCS2H during cement hydration can cause false or even flash setting. तो ध्यान रखिएगा alkalis are also responsible. क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। On the next question that we have for the marine works. मरीन वर्क्स मतलब हमारे पास यहां पर हम बात कर रहे हैं ऐसा एरिया जहां पर हमारे पास अटैक ऑफ सल्फेट्स इज हाई। तो मरीन वर्क्स में बेस्ट सुटेड सीमेंट कौन सा होगा? लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट वहां पर काम आता है जहां पर मास कॉन्क्रीटिंग करना हो, मास कॉन्क्रीटिंग करना हो वहां पे काम आता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वहां पर काम आता है जहां पर हमें जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, वेयर अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हमारे पास नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होता है। और बात कर रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, ये यूज होता है जब हमारे पास हमें सल्फेट रेजिस्टेंस चाहिए होता है। सल्फेट अटैक का रेजिस्टेंस चाहिए होता है तब हम इसका यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करवाना है और यहां पर टाइप ऑफ सीमेंट दे रखी है और प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात चल रही है। तो 4 तरह की सीमेंट है, हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। और यहां पर प्रॉपर्टीज दे रखी, कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी, शुड नॉट बी यूज्ड विद एनी एडमिक्सचर, इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, गिव्स अ हायर रेट ऑफ हीट डेवलपमेंट ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड हैज अ हायर कंटेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। चलो ठीक है, अब एक एक करके जरा देखते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में हम जानते हैं कि तेजी से स्ट्रेंथ गेन करती है एज कंपेयर टू ओपीसी। हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में कई सारे पॉइंट पता है, रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक अच्छा है, रिफ्रैक्टरीनेस है, थर्मल रेजिस्टेंस अच्छा है, एसिड अटैक अच्छा है, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट बहुत फास्ट है और हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट में भी स्ट्रेंथ की बात आ रही है। सुपर सल्फेटेड सीमेंट का एक ही पर्पस होता है, क्या? सल्फेट के अटैक से रेजिस्ट करवाना। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें हमारे पास हाई एल्यूमिना सीमेंट शुड नॉट बी यूज्ड विद एनी एडमिक्सचर, कर सकते हैं, इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। तो सुपर सल्फेटेड सीमेंट इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, लेकिन केमिकल अटैक में क्या? सिर्फ एक ही, कौन सा? सल्फेट के अटैक से। तो इसको रिलेट करते हैं
कि सुपर सल्फेटेड सीमेंट में एक ही काम होता है उसका, क्या? सल्फेट के अटैक से रोकना। और ऐसा करने के लिए उसमें बनाई उसको इस तरह जाती है कि उसको डायरेक्टली एज इट इज यूज करना है, वो सल्फेट का अटैक अपने आप प्रिवेंट कर लेगी। तो इसमें कोई एडमिक्सचर नहीं मिलाना पड़ता। हाई इल्यूमिना सीमेंट को रिलेट कर सकते हैं स्ट्रेंथ के, जो कि 2 पॉइंट दे रखे हैं और 2 सीमेंट भी स्ट्रेंथ वाली है, तो हाई इल्यूमिना सीमेंट को रिलेट करते हैं इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। ये बात बिल्कुल सही है। व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट, तो हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट कैसे बनेगी? स्ट्रेंथ ज्यादा है तो गिव्स अ हायर रेट ऑफ हीट डेवलपमेंट ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ये भी हो सकता है। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट कैसे बनाया जाता है? तो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट कैसे बनाया जाता है? हैज अ हायर परसेंटेज ऑफ C3S कंटेंट, या फिर कह सकते हैं क्या, और फाइन ग्राइंडिंग, और फाइन ग्राइंडिंग ऑफ OPC क्लिंकर। तो डी के लिए 4 अगर हो जाता तो हाई स्ट्रेंथ सीमेंट के लिए क्या कह सकते हैं? 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो बी के लिए 1, मतलब 3 1 2 4, कहां है 3 1 2 4? दिस इज द करेक्ट आंसर। 3 1 2 4 इज द करेक्ट आंसर। सी आंसर हमारे पास सही निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, द प्रॉपर साइज ऑफ मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। जब सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करना है तो सीमेंट की अपनी कोई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ही नहीं, एक्चुअली में हम यहां पता करते हैं सीमेंट की बाइंडिंग प्रॉपर्टी को। सीमेंट की बाइंडिंग प्रॉपर्टी को पता करते हैं, तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी किसको बाइंड कराएगा? तो यहां पर बनाते हैं हम सीमेंट और सैंड का, सीमेंट और सैंड का बनाते हैं एक रिच मिक्स। रिच मिक्स बनाते हैं 1:3 के प्रपोर्शन में, और फिर हम इसको फिल करते हैं मोल्ड के अंदर। तो जनरली हमारे पास 7.05 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब लिखा हुआ है हमारे पास, क्यूब हम जो है वो हम बनाते हैं किसके लिए? जब सीमेंट और मोर्टार की हमें टेस्टिंग करना हो तब, ठीक है, तब हम छोटा क्यूब बनाते हैं, ताकि बड़ा क्यूब बनाएंगे तो अंदर काफी सारा कंटेंट भरा पड़ा रह जाएगा, वहां की हीट बाहर नहीं निकल पाएगी, और नहीं निकल पाएगी तो ऐसे केस में हमारे पास हमें छोटा ही क्यूब बनाना चाहिए। अच्छा, हमारे पास 10 और 15 सेंटीमीटर के क्यूब बनते हैं, 12.5 सेंटीमीटर को कोई क्यूब नहीं बनता, ये तो गलत ही हो जाएगा। अब ये दोनों क्यूब बनते हैं किसके लिए? कॉन्क्रीट के लिए बनते हैं। किसके लिए बनते हैं ये? कॉन्क्रीट के लिए बनते हैं। जब भी मेरे पास एग्रीगेट की साइज छोटी होगी, एग्रीगेट की साइज छोटी होगी, एग्रीगेट साइज छोटी होगी तो 10 सेंटीमीटर वाला क्यूब बनाएंगे, और जब भी मेरे पास एग्रीगेट की साइज बड़ी होगी तो हम वहां पर क्या बनाएंगे? 15 सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे। तो कंक्रीट टेस्टिंग में बड़ा क्यूब इसलिए बना सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय एग्रीगेट। तो एग्रीगेट ने बड़ा वॉल्यूम, बड़े एग्रीगेट के साइजेस ने वॉल्यूम ले लिया, तो अब ज्यादा अंदर सीमेंट कंटेंट बचा ही नहीं है ना, और नहीं बचा है तो उसके हीट रिलीज के कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो ऐसे में हमारे पास 10 और 15 सेंटीमीटर क्यूब विल बेसिकली गिव अस द प्रॉपर रिजल्ट। आंसर क्या होना चाहिए यहां पर? 7.06 सेंटीमीटर के बराबर हमारे पास आंसर आता है। एज पर द IS कोड 4031 पार्ट 6 1988, मोल्ड साइज शुड बी 70.6 mm, which is 7.06 सेंटीमीटर क्यूब, कंफर्मिंग टू द IS कोड 1008 1982 के बराबर। अगला सवाल पूछा जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जब हम बात करते हैं तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल कर आती है कितनी? 3.15 के बराबर। इट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 3.15 के बराबर। इट इज फॉर द केस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी जब हम निकाल रहे हैं, ठीक है। हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें तो आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, अ क्विक सेटिंग सीमेंट हैज एन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ अबाउट व्हाट। क्विक सेटिंग सीमेंट का जो यूज होता है वो कहां पर होता है? वाटर कंडीशन में यूज होगा। कहां यूज होगा? वाटर कंडीशन में यूज होगा। क्विक सेटिंग सीमेंट को बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? मिलाया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट मिला देने से द सीमेंट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्विक सेटिंग, जहां पर हमारे पास इसका IST जो है वो 5 मिनट चला जाता है, और हमारे पास यहां पर इसका जो FST है, मतलब ये एक हमारे पास आधे घंटे में 30 मिनट में एक हार्ड रॉक की तरह बन जाती है, हार्ड रॉक की तरह बन जाती है। तो ये इसकी खासियत है। तो क्विक सेटिंग सीमेंट है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ हाउ मच? 5 मिनट के बराबर, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। अगला है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, क्या बातें चल रही है? लोअर परसेंटेज ऑफ C3S एंड हायर परसेंटेज ऑफ C2S इन सीमेंट विल रिजल्ट इन।
तो साफ दिखाई पड़ रहा है लोअर परसेंटेज ऑफ C3H से हमें क्या मिलेगा, लो अर्ली स्ट्रेंथ, और हायर परसेंटेज ऑफ C2H से क्या मिलेगा, हाई लेटर स्ट्रेंथ, हाई प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। हाई प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ऐसे में हमारे पास यहां पर C3H के जो क्लिंकर्स होते हैं वो ज्यादा हमारे पास जो है वो कह सकते हैं कि ज्यादा हार्ड होते हैं, दे आर इजीली ग्राइंडेड, और C2H के क्लिंकर जो है वो उतने ज्यादा हार्ड नहीं होते, दैट कैन नॉट बी इजीली ग्राइंडेड। C2H की मात्रा हमारे पास जो है वो जैसी भी हो, इट गिव्स अ बेटर रेजिस्टेंस टू दी केमिकल अटैक, हम कह सकते हैं। तो जब जब लोअर परसेंटेज C3H का होगा और हायर परसेंटेज C2H का होगा, तो हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ विथ लेस हीट जनरेशन, बात सही है, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ वो ज्यादा मिलेगी हमारे पास और लेस हीट ऑफ जनरेशन होगा, क्योंकि C2H की हीट ऑफ जनरेशन भी कम 265 जूल्स पर ग्राम के बराबर ही है। रैपिड हार्डनिंग होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि लो अर्ली स्ट्रेंथ की कंडीशन में। बेटर रेजिस्टेंस टू दी केमिकल अटैक, केमिकल अटैक का रेजिस्टेंस ज्यादा अच्छा हो जाएगा C2H की वजह से, बिल्कुल सही बात है। 1 और 3 सही होना चाहिए, आंसर सी इज दी करेक्ट वन। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर आगे बढ़ते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।